हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम जानते हैं क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको कार्बनिक जो जितने भी कार्बन यौगिक थे उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ाए थे, जिसमें कि आपका एक गुणधर्म रह गया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वो अचानक से लाइट कट की वजह से, पावर कट हो गया था, उसकी वजह से क्या हुआ, वो वीडियो बीच में ही रुक गया। तो मैंने योगात्मक अभिक्रिया तक पढ़ाया था और आज हम आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कवर करा देंगे। और उसके बाद आज का लेकिन मेन टॉपिक रहेगा क्या, कि जितने भी महत्वपूर्ण जो आपके कार्बन यौगिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पूरा करवा देते हैं, जो आपका रह गया था एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में मैं पहले आपको पढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब देखिए इसमें क्या है, पहले की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि मैंने ये आपको पार्ट फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि बस जो प्रबल वाला होगा वो दुर्बल को क्या करेगा, रिमूव करके खुद उस जगह पे अपना स्थान ले लेगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी है, बस इसमें नया ये है कि यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम कार्बन यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में इसको आपको बताया था, ठीक है। तो अब जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्या होगा, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करेगा, हटा देगा और स्वयं उसकी जगह ले ले, तो इस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये तो इसकी हो गई परिभाषा, ठीक है। मान लीजिए परिभाषा से नहीं समझ में आया, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिया है जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, कि मेथेन की क्रिया क्या करेंगे। मेथेन मतलब क्या, CH4। मैंने आपको उसका फार्मूला बताया था कि मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में किससे, क्लोरीन से कराने पर, क्लोरीन मतलब Cl2 से कराने पर क्या होगा, चारों हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अब ये नहीं कि इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें से सबके पास संभावना, हम चाहे जो जिस भी हाइड्रोजन को, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इस मेथेन का स्ट्रक्चर लिख दें इस प्रकार, ठीक है, इस तरह लिख दें, तो हम चाहे इस वाले को हटा दे, मतलब ये क्लोरीन चाहे इसको हटा दे, चाहे इसको हटा दे, चाहे इसको हटा दे, चाहे इसको हटा दे, किसी एक को हटाएगी। तो यही है आपका क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने मेथेन लिया, तो मेथेन को पहले एक नॉर्मल आप एग्जाम्पल से समझिए, बस समझने के लिए देख लीजिए। ऐसे मान लीजिए हम इसके स्ट्रक्चर से देखते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, मेथेन का स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा। फिर मान लीजिए मैंने ले लिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन को भी इस तरह से लिखते हैं। लिखिएगा मत, बस बता रहे हैं तोड़ तोड़ के कि मान लीजिए इसको मैंने इस तरह लिख लिया। अब इसमें से ये जो क्लोरीन बहन है, ये है बहुत चंचल, ये जो है ये है बहुत चंचल, मतलब बहुत बदमाश टाइप की हैं। उनको यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा, वो कह रही है मुझे यहाँ आना है। तो इससे कहती है मेथेन भैया आप अपना अगर एक हाइड्रोजन हटाकर इस जगह लगा देते, या फिर मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ और मैं यहाँ पे खुद आ जाऊंगी, ठीक है। मतलब वो कहती है कि इसको मुझे हटाना है और खुद यहाँ पर आना है। तो एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगी। अगर मान लीजिए क्लोरीन यहाँ आ गई और हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, कुछ इस प्रकार होगी कि नहीं, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, HCl, इसी तरह बनेगा ना। तो अब इसका मेन रिएक्शन कैसे लिख देंगे, तो मैंने ले लिया मेथेन जिसको बोलते हैं CH4 प्लस क्या ले लेंगे, क्लोरीन Cl2। इसका हम आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। अब आप सोचिए CH3 कैसे, देखिए यहाँ पे कार्बन है एक, 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो हो गया ना CH3Cl, और प्लस आपका बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। तो ये हो गया
किसका एग्जाम्पल? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्लोरीन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को मीथेन से रिमूव कर दिया और खुद आके जुड़ गई। अब ये जो हाइड्रोजन निकल रहा था वो इस दूसरे क्लोरीन के जो उसके जो एक मॉलिक्यूल बच रहे थे उससे जाके जुड़ गया। तो ये हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जितने भी जो कुछ कार्बनिक यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है क्या, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल को एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल क्या है? एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम है। क्यों है आपको पता है? एथिल एल्कोहल का अणु सूत्र मतलब फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। अब देखिए जब C2 दो कार्बन है, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, ठीक है, और ग्रुप लास्ट में क्या लगा है? ऑल। OH मतलब ऑल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो एथेनॉल इसका नाम हो जाता है। तो एथेनॉल क्या IUPAC नेम है। अब एथिल अल्कोहल क्या है? आप स्प्रिट देखे होंगे या फिर चलिए आपने शराबियों को देखा होगा शराब पीते हुए, ठीक है, उसमें भी इसी एथिल अल्कोहल का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब ये नहीं कहेंगे कि जो शराब पी रहा है वो एथिल अल्कोहल, ऐसा नहीं है, ऐसा गलतफहमी मत रखिएगा। उसी से ही एथिल अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल से ही जो ड्रिंक है, वाइन है, ठीक है, वो सब बनाया जाता है। तो अब एथिल अल्कोहल के अणु सूत्र की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा? C2H5OH, ठीक है। और अणुभार की बात करें तो 46। वैसे अणुभार नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर नोट्स देने की वजह से मैंने इसको लिख दिया है, क्योंकि देखिए नंबर, देखिए हर आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, हो सकता है यही वीडियो ही बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन होता है ना कि तरीका, जितना अच्छा आप कॉपी रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं है कि आपको कितना आता है, एग्जामिनर तो आपसे आपके पास आ नहीं रहा पूछने कभी भी, आप वहाँ पे जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, कॉपी में जितना अच्छा हेडिंग डालकर जितने अच्छे से लिखेंगे उसी पे ही नंबर आपका डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एकदम प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किया। वैसे मैं चाहती तो बस ऐसे ही कुछ भी लिख लिख के थोड़ा थोड़ा समझा के, समझाने का मेन काम था मेरा, मैं समझा के निकल जाती, लेकिन अब क्या है, अब समझ लेंगे फिर सोचेंगे नोट्स कहाँ कहाँ से इंक्लूड करें, तो इससे अच्छा है मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। फिर भी अगर आपको स्किप करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर संरचना सूत्र, क्योंकि अगर देखिए अणुभार याद हो गया तो अच्छी ही बात है ना, अगर नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कहते नहीं है कि आप एक पूरी बुक पढ़ते हैं तो क्या आप पूरी एक बुक याद कर लेते हैं? नहीं ना, उस बुक से फिर आप कुछ नोट्स बनाते हैं, ठीक, फिर उस नोट्स से भी आप पूरा नहीं याद कर पाते, करेंगे लेकिन भूल जाते, तो उसका भी आधा हो जाता है। जैसे कैसे है कि मान लीजिए आपने 3 रिएक्शन याद किया, 3 में से आपको 2 याद हो, एग्जाम हॉल तक याद रह जाते हैं, एग्जाम हॉल जाते जाते पता चलता है आप एक ही रिएक्शन लिख पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ऑलरेडी कम ही पढ़ के जाएंगे तो आपको तो और कम याद होगा और कॉपी में उससे भी कम लिखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कुछ भूलेंगे तब भी आपको कुछ मेन पॉइंट तो याद ही रहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह है। तो संरचना सूत्र की बात करें, देखिए 2 कार्बन है, ठीक है, मैंने 2 कार्बन लगा दिया, फिर OH ग्रुप जोड़ दिया मैंने। अब 5 हाइड्रोजन हमको जोड़ना है, ठीक है, लीजिए जोड़ दिए, 2 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए, ठीक है, हो गया इसका संरचना सूत्र। आसान है ना। सबसे पहले क्या करेगा, 2 कार्बन लिख दीजिएगा और इस OH ग्रुप को जोड़ दीजिएगा, बचते हैं 5 कार्बन, 5 कार्बन साइड में इनके जोड़ दीजिएगा। अब देखिए इस संरचना के हिसाब से इसके एक और स्ट्रक्चर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, तो या हम और इसको क्या लिख सकते हैं, CH3। कैसे, देखिए इस C के पास, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो CH3। फिर नेक्स्ट जो आपका कार्बन है वहां पे आपको देखिएगा 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 CH2 और ग्रुप क्या है OH। तो आई होप आपको ये दोनों संरचना समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए इसके डेफिनेशन को पढ़ते, थोड़ा एथिल अल्कोहल के बारे में जानते हैं। तो एथिल अल्कोहल को अल्कोहल भी कहते हैं, मैंने भी बताया ऑल ग्रुप है तो अल्कोहल तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इसमें क्या है, OH समूह लगा हुआ है, लेकिन जो ये OH समूह है वो कैसा है, संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा है।
अब संतृप्त और असंतृप्त का क्या चक्कर है, मैंने आपको बताया था। संतृप्त मतलब कि जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, और असंतृप्त मतलब जो क्या होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, मतलब जिनको एक रोटी नहीं खाना है, जिनको 2 या 3 रोटी खाना है, तब वो कहीं जाके संतुष्ट होंगे, तब वो असंतृप्त हैं। लेकिन जो एक ही खा के संतोष पा गया, मतलब संतुष्ट हो गया, तो वो होंगे संतृप्त। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा, कोई भी स्ट्रक्चर देखिए, सारी जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, जितने भी संतृप्त कार्बन परमाणु से ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और देखिए फिर ये प्राप्त कैसे होते हैं, अर्थात इसमें एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। यह प्रकृति में सुगंधित फूलों तथा फलों के रसों के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। और इसे प्रायः स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है। अब स्टार्च युक्त अनाज, स्टार्च किसमें पाया जाता है, देखिए आप जौ का नाम सुने होंगे। जौ जैसे गेहूं आपने देखा होगा, ठीक उसी प्रकार जौ भी होता है, ठीक है। दोनों साथ में ही उगाए जाते हैं। तो जो जौ होता है उसका भी किण्वन करा के हम इस एथिल अल्कोहल को बना सकते हैं। महुआ का नाम सुने होंगे, महुआ आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो ये जान लीजिएगा आज के बाद से कि महुआ से भी आप देखे होंगे, महुआ से लोग बहुत ज़्यादा मतलब शराब वराब बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब स्टार्च युक्त जितने भी अनाज हैं तो उनसे, या फिर पोटैटो हो गया, उनका भी किण्वन करके बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, फलों का भी किण्वन करा के हम इस अल्कोहल को बना सकते हैं। तो यह शराब का मुख्य अवयव है, क्योंकि अब जो हम शराब, जो वाइन, जो भी आप देखते हैं तो वो सब क्या है, वो सब स्टार्च युक्त भोजन से बनाए जाते हैं। मतलब ये जो एथिल अल्कोहल है, इसी से ही शराब का निर्माण होता है। तो अब जो शराब है तो उसका मुख्य अवयव कौन है, एथिल अल्कोहल। इसीलिए इसको और क्या नाम से जानते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन, ठीक है, भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया कि स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहा जाता है तो एथिल अल्कोहल, या बोलेंगे एथेनॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब आइए चलते हैं निर्माण करने, किनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए मैंने पढ़ रहा है तो उसको बनाना भी आना चाहिए ना, किसको मैंने पढ़ा तो इसको बनाते भी हैं। तो अब सबसे पहले अगर निर्माण की विधि की बात करें तो शीरे के किण्वन से एथेनॉल को प्राप्त किया जाता है। अब जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं, जिसे मतलब शीरे को। अब देखिए शीरा मतलब क्या होता है, आपने चीनी देखा होगा अपने घर में, चीनी, उसको हम सुक्रोज भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीनी को हम जब भी पानी में मिक्स कर दें तो वही बन जाता है मेरा शीरा। क्या हो जाएगा, उसी को बोलेंगे शीरा। अब इसी शीरा का जब हम किण्वन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एथेनॉल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और ये जो शीरा है, जितने भी मतलब गन्ने के रस, आप जान रहे हैं गन्ना जानते हैं, शुगर केन, उसी से ही सुक्रोज प्राप्त होता है। चीनी मोस्टली गन्ने के रस से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो बात करें शीरे का, अब इसका किण्वन कैसे कराते हैं तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, शर्करा ले लेंगे। शर्करा मतलब समझ रहे ना बेटा, सुक्रोज, चीनी। अब हम यहाँ चीनी तो लिखेंगे नहीं, साइंस पढ़ रहे हैं तो इसलिए चीनी, बस एग्जाम्पल में मैंने बताया, चीनी को हिंदी में शर्करा और इंग्लिश में सुक्रोज बोलेंगे। प्लस वाटर ले लेंगे, जल ले लेंगे, जल लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, पर साइंस के भाषा में लिखेंगे तो जल लिख देंगे, ठीक है। अब इनका करवाएंगे किण्वन। तो किण्वन किसके प्रेजेंस में, ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक प्रकार का फंगस है। फंगस मतलब कवक होते हैं। कवक आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो मान लीजिए आपने डैंड्रफ देखा होगा, वो भी फंगस है। मशरूम खाए होंगे, वो भी फंगस है। तो फंगस एक यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। इसी ईस्ट के कारण अगर आप आटा कुछ देर गूंथ के छोड़ दीजिए, देखिए वो फूल जाता है, हल्का हो जाता है, स्पंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, ईस्ट क्या करते हैं, डिवाइड करके उसकी संख्या को बढ़ा के उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें स्वेलिंग कर देते हैं। तो इसमें भी हम क्या प्रयोग करते हैं, उसी ईस्ट का। अब ईस्ट की उपस्थिति में क्या करेंगे, किण्वन करवाएंगे। अब किण्वन क्या है, किण्वन मतलब होता है सड़ाना। अब देखिए जो भी ये लोग ड्रिंक करते हो क्या है, एक सड़ा हुआ ही मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये जो किण्वन है तो मतलब क्या होगा कि हम ईस्ट के प्रेजेंस में इस शर्करा को क्या करेंगे, सड़ा देंगे, मतलब उनका किण्वन कराएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल। आप एथेनॉल लिखिए या एथिल अल्कोहल लिखिए, ठीक है।
अब चलिए इसका लिखते हैं रिएक्शन। ये तो हो गया बस आपका, मैंने हिंदी में ऐसे बता दिया। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। तो चलिए फार्मूला लिखेंगे। तो शर्करा के लिए उसका फार्मूला क्या होता है, C12H22। क्या होगा, H22O11। ओके, ये क्या है बेटा, ये शर्करा है। शर्करा कहिए या सुक्रोज बोलिए, ठीक है। तो अब इस शर्करा का क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे जल। अब देखिए ये जो जल है और शर्करा है, इन दोनों को ही मिला के बोलते हैं शीरा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जल मैंने हिंदी में लिख दिया, यहाँ तो हम फार्मूला लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, H2O, ठीक है। अब इनका हम कराएंगे किण्वन। तो किण्वन कैसे, वही इष्ट की उपस्थिति में, ये हो गया किण्वन। अब जब किण्वन होगा तो ये बनेगा क्या, तो देखिए बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब आप कहेंगे मैम ये क्यों दो दो बार लिख देंगे, उससे अच्छा तो आप एक ही बार मल्टीप्लाई करके उसका 2 आगे लगा के लिख दी होती। ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए बेटा, एक है आपका ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज। एक क्या है, एक है ग्लूकोज और एक है आपका फ्रक्टोज, ठीक है। अब आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है, दोनों का देखिए मतलब जो उसका रासायनिक सूत्र है, मतलब उनका जो फार्मूला है वो सेम है, लेकिन जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट हो जाएगा, मतलब उसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, प्लस उसमें जो समूह जुड़े होते हैं उनके, वो भी जो क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं वो भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाते हैं। इसीलिए ये दोनों का संरचना जो उनका सूत्र है वो सेम है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो दोनों का मतलब केमिकल, इनका सिर्फ फार्मूला सेम है, बाकी आपके जो स्ट्रक्चर जब इसका ड्रॉ करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। और एक दोनों में क्या अंतर है, जो ये फ्रक्टोज है ये एक तरह से फ्रूट शुगर होते हैं, मतलब जो फलों से प्राप्त होते हैं। तो आप ग्रेप्स जानते हैं, अंगूर, सबसे ज़्यादा उसी से ही मतलब जो फ्रूट जो शुगर पाए जाते हैं, शुगर फ्री भी कह सकते हैं, तो वो क्या है, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मतलब जो आप इन सब के शुगर को यूज़ करेंगे तो उतना आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन ग्लूकोज का यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। फिर इसी का हम अगेन किण्वन करवाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, क्या ले लेंगे, C6H12O6, इसका हम फिर करवाएंगे किण्वन। देखिए 2 स्टेप में ये पूरा होगा, ये सिर्फ अपने जानकारी के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। और एक ये वाला हो जाएगा, ये फार्मूले पे है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन कोई टफ नहीं होता, आसानी से याद हो जाएगा। तो C6H12O6 मैंने ले लिया, इनका इष्ट के प्रेजेंस में किण्वन करवाया, तो अब क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये जो C2H5OH बन रहा है वो क्या है, हमारा एथिल एल्कोहल, या इसी को बोलेंगे एथेनॉल। क्या कहेंगे, एथेनॉल। तो ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल की निर्माण विधि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं, आप देख लीजिए। तो अब ये हो गया आपका, आगे चलें। तो अब आगे चलते हैं। देखिए इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, देखिए बैलेंस मैंने नहीं किया था, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है ना, तो यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे 2 लगा देंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे आपके, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे है भौतिक गुण देखते हैं इसके बाद से।
अब भौतिक गुण क्या है? देखिए भौतिक गुण का मतलब क्या कि जैसे आपने किसी का भी अगर कह दें कि किसी की पहचान बतानी है, किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, किसी वस्तु के बारे में बताना है, तो आप क्या करेंगे? उसकी ऊपरी संरचना ही बताएंगे ना कि हाँ देखने में कैसा है, बड़ा है या फिर ब्लैक है, मतलब कलर बताएंगे, साइज उसका बता देंगे, ठीक है। तो अब या तो वस्तु का आकार कुछ भी आप उसका ऊपर से बताएंगे ना देखकर, तो उसी प्रकार इसमें भी भौतिक गुण इसका क्या होगा? तो यह एक रंगहीन, ठीक है, मतलब ये रंगहीन होता है। अब आप कहेंगे मैंने तो देखा है वाइन को तो कलर्ड में होते हैं, लेकिन देखिए अगर आप प्योर एथेनॉल को देखेंगे, मतलब एकदम शुद्ध एथेनॉल को देखेंगे तो वो कलरलेस होता है, उसमें कलर नहीं होता है। और यह एक ज्वलनशील द्रव है। अब ज्वलनशील द्रव कैसे? आप इसका खुद देख ले, कोई भी आप वाइन, शराब कुछ भी लाइएगा, उसके आगे आप थोड़ा सा भी माचिस का तीली, मतलब कोई भी लाइट वहां पर आप आग लाएंगे तो तुरंत वो तेजी से पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? रंगहीन भी होते हैं और ज्वलनशील द्रव हैं। इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस तथा आपेक्षिक घनत्व 0.789 होता है। देखिए वैसे ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। इसमें एक विशेष गंध होती है। अब देखिए जो इसमें गंध होती है वो आप देखेंगे किसी भी शराबी को आप दूर से ही पहचान लेंगे कि हाँ वो पक्का ड्रिंक करके आया है, क्योंकि उसमें क्या होता है? अजीब सा स्मेल होता है, मतलब विशेष गंध होती है। तथा यह स्वाद में कैसा होता है? तीखा होता है। जान लीजिएगा इसका स्वाद कैसा होता है? तीखा। यह एक उद्दीपक द्रव है, मतलब स्टिम्युलेंट है। अब कैसे? जो ड्रिंक करते होंगे तो देखिएगा वो क्या होता है, उनका दिमाग थोड़ा सा क्या होता है, हिप्नोटाइज, मतलब थोड़ा सा वो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो उनको क्या करेगा? उद्दीपक कर देता है। आप थोड़ा सा भी कुछ बोल दिए तो उनको गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, ठीक है। तो क्या होते हैं? एक प्रकार के उद्दीपक हैं। और एक चीज़ और, ये जो एथिल अल्कोहल होते हैं ये आर्द्रता ग्राही होते हैं। मतलब आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है? ये नमी को सोखने वाले, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसीलिए जितने भी ड्रिंकर्स होते हैं, जो भी पीने वाले हैं, वो क्या करते हैं? जब भी आप देखिएगा वो शराब पीते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है उसमें वो क्या करते हैं? थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। तो पानी क्यों मिलाते हैं? क्योंकि अब देखिए मान लीजिए उन्होंने अगर डायरेक्ट सिर्फ इस मतलब ड्रिंक को ले लिया, शराब पी लिया, तो उनके शरीर में आप जान रहे हैं मनुष्य के भी शरीर में पानी होता है। तो जैसे इंटर करेगा वो क्या करेगा? शरीर के सारे जितने भी पानी हैं उनको क्या करेगा? धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब कर लेगा तो व्यक्ति को चक्कर भी आ सकता है, व्यक्ति को कमजोरी महसूस होगी। इसीलिए वो ऑलरेडी पानी के साथ मिक्स करके पीते हैं, जिससे उनको क्या हो? निर्जलीकरण की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हो गए भौतिक गुण। अब चलते हैं इनके रासायनिक गुण को समझते हैं। भौतिक गुण तो जान गए, अब रासायनिक गुण का मतलब है अब उनका तो हम रिएक्शन करवाएंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्षार धातुओं से अभिक्रिया। क्षार धातु क्या हो जाएंगे? क्षार धातु, क्षार मतलब क्षार प्लस धातु, तो इसमें हम उस धातु से अभिक्रिया करवाना है। तो अब इस धातु से मतलब सोडियम से हम क्या करेंगे? इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी? एथिल अल्कोहल की। तो क्या ले लेंगे इसके लिए? वही ले लेंगे C2H5OH, ठीक है। और क्या ले लेंगे? क्षार धातु, मतलब सोडियम ले लेंगे। अब इनका आपस में क्या करेंगे बेटा? रिएक्शन करवाएंगे, क्रिया करवाएंगे। तो अब देखिए जो ये C2H5O, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ साइड में C2H5O माइनस प्लस H आयन, यही तो देंगे, टूटेंगे तो। जब इनका हम क्या करेंगे? इनको जब हम तोड़ेंगे, जल में मिलाएंगे तो यही हमको मिलेगा। तो जो ये C2H5O माइनस जो आयन आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं एथॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? एथॉक्साइड आयन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एथॉक्साइड आयन। तो अब जैसे ही इस एथॉक्साइड आयन से सोडियम जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। तो अब इसको हम लिखते हैं, इसको हटा देते, बस ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। कंटिन्यू करते इस रिएक्शन को, तो क्या बन जाएगा? C2H5 और O यहाँ तक, और प्लस आपका यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? सोडियम, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस में होगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा? प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नाम दे दें, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको बोलेंगे सोडियम
एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिए हैं तो यहाँ पर इसलिए लगा देंगे, और प्लस अब जब ये आपका डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ पर फिर आप देखिए सोडियम के लिए कर देंगे तो यहाँ पर 2 सोडियम हो जाएगा। ये रिएक्शन हो गया आपका बैलेंस। तो इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका 2 यहाँ पे लगा देंगे एथिल अल्कोहल, प्लस आपका 2 सोडियम हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सोडियम डिस्टर्ब हुआ, यहाँ पर इसको आप बैलेंस, वैसे मैंने बैलेंस करना सिखाया है आपको, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस ये जान लीजिए इसको संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको नहीं आता होगा वो पहला चैप्टर फिर से जाकर वीडियो जरूर शुरू से लास्ट तक जरूर देख ले। अब चलते हैं दूसरा देखे हैं। दूसरा क्या है, सांद्र, यहाँ पर सांद्र लिखा हुआ है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। अब देखिए जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस वो क्या करता है, निर्जलीकरण का काम करता है। मतलब निर्जलीकरण मतलब क्या होता है कि इसमें से क्या करेगा, बस जल को निकालने का, जो एथिल अल्कोहल है उससे बस जल को रिमूव करने का काम करता है, फिर बाद में खुद भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका हम रिएक्शन देखें तो अगर डिटेल में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसका एक डिटेल भी बताएंगे एक शॉर्टकट भी बताएंगे, आपको जो सुविधा लगे वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप लॉन्ग जान लीजिए। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की पहले हम क्रिया करवाएंगे, तो क्या करेंगे, ले लेंगे C2H5OH प्लस क्या ले लेंगे H2SO4, ठीक है। अब इसका हम रिएक्शन इसको गर्म करेंगे 100, मतलब 100 भी कर सकते हैं 110, तो दोनों के बीच का ही लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो 100 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। शॉर्टकट में मैंने बस इसलिए नहीं डायरेक्ट लिखा है क्योंकि आपके बुक में पहले लॉन्ग में ही दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको लॉन्ग भी यूज़ किया है कि हो सकता है किसी को वही पढ़ना अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे 110 पे जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा, अब देखिए यहाँ से वाटर निकलेगा, तो वाटर मतलब यहाँ से हम निकाल देंगे, ऐसे तोड़ेंगे इनको, यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ से H2 को ले लिया, तो ये बन गया H2O। तो पहले मैंने यहाँ पे साइड पे मान लीजिए लिख दिया H2O, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, H2O बन गया। बचा क्या, C2H5HSO4, यही तो बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे C2H5HSO4 और बीच में लगा देंगे प्लस का साइन, बीच में हो गया प्लस। तो क्या क्या बना, तो C2H5HSO4 प्लस H2O, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पे एथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन। देखिए एक हाइड्रोजन दिख रहा है ना बीच में, C2H5 फिर H, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद फिर हम इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या करेंगे, फिर से एथिल अल्कोहल से फिर से अगेन रिएक्शन करवाएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में। तो फिर ले लेते हैं यहाँ पर क्या, C2H5, ठीक है, HSO4, ठीक है, ये ले लेंगे। अब देखिए ये जो C2H5OH है, तो यहाँ साइड में हम आपको पहले समझा दे रहे हैं, जो C2H5OH है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं HOC2H5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बात तो वही है, C2H5 उलट देंगे OH हो गया, ठीक है। तो इसको अब इस तरह से लिख देंगे HOC2H5। अब इनको हम गर्म करेंगे लगभग 140 डिग्री सेल्सियस पर, तब ये क्या बनेंगे, तब ये देखिए, अब यहाँ से मैंने अभी बताया कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस यहाँ से फिर रिएक्शन करवाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। जैसे
किस प्रकार, जैसे आप आपस में जब लोग लड़ाई करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ झगड़ा लगाने का काम करते हैं, तो उस क्या करेंगे, उस लड़ाई को और बढ़ा देंगे और खुद ही किनारे हो जाएंगे। तो सेम ऐसे यहाँ पे ये भी करेगा। तो यहाँ से हम निकाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड को। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक एच है, तो 2 एच हो जाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 बनेंगे कि नहीं, आप देख लीजिए, एक एच 2 एच, H2 हो गया प्लस SO4, तो ये क्या बन जाएगा H2SO4। यहाँ पे पहले हम लिख दे रहे हैं H2SO4, ठीक है। अब जो बचा उसको उतार देंगे, C2H5 बचा, ये कलर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से C2H5, जगह ज़्यादा कवर कर लिया है, ठीक है। C2H5O, इसका नाम हम इरेज कर रहे हैं, इसका नाम हम हटा रहे हैं, आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम नोट कर लीजिएगा कि ये क्या था, आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट था। तो यहाँ पर, और इसको भी फिर से लिख दे रहे हैं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। तो C2H5O, देखिए C2H5O फिर C2H5 आपको दिख रहा होगा, C2H5, और क्या बन रहा था प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, या सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब आपको देखिए 2 एथिल दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो कैसे कैसे बना आप देख लीजिए फिर से एक बार। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कब कितने डिग्री पे, 100 से लेकर 100 मतलब 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। तो क्या बन गया, यहाँ पे C लिख दीजिएगा, सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, अब यहाँ से जल को मैंने निकाला बाहर, तो बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से एथिल अल्कोहल पे गर्म किया, के साथ गर्म किया 140 डिग्री पर, तो फिर से अब खुद ही यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट फिर से बाहर निकल गया, बना क्या, डाई एथिल ईथर। अब देखिए ये जो डाई एथिल ईथर है, अगर इसको हम फिर से गर्म करें लगभग 160 से 170 डिग्री पे, तो एथिलीन बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक रिएक्शन यहाँ पर जो मैंने बोला था शॉर्टकट में भी, आप इसको पूरा ना लिख के आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ले लीजिएगा C2H5, ठीक है, OH, और किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बन जाएगा एथीन C2H4 और जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में भी आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक प्रकार का निर्जलीकरण का काम करता है। तो आई होप आपको इसका केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे डाईएथिल ईथर, लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है। और शॉर्टकट में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिलीन, इसका भी नाम लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं एथिलीन। मात्रा रॉन्ग लग रहा है, एक मिनट, एथिलीन, ठीक है, इसका नाम है। तो आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इसके उपयोग के बारे में, इसके यूज के बारे में। तो सबसे पहले यूज होता है औषधियों में। देखिए ऐसा नहीं एथिल अल्कोहल बस आपके लिए हार्मफुल ही है, यूजफुल भी है। अगर इसको औषधियों में देखिए प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, मतलब जितने भी एंटीसेप्टिक बनाए जाते हैं उसमें भी लगभग इसका यूज किया जाता है। दर्द निवारक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर बनाने में करते हैं। तो देखते होंगे आपके घर में जो सैनिटाइजर उपस्थित होते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में एथिल अल्कोहल आपको जरूर दिखाई देंगे। पीने वाले मादक पेय तो समझ ही रहे हैं, जैसे आपका बियर हो गया, वाइन हो गया, विस्की हो गया, इन सबों में यूज होता है, ठीक है। इन सबों में इसी एथिल अल्कोहल का ही प्रयोग होता है ईंधन के रूप में, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ है ना। तो किसके साथ मिलकर, गैसोलीन के साथ मिलकर, ठीक है। और गैसोलीन को क्या बोलते हैं, गैसोहॉल।
सफाई के लिए प्रयोग करते हैं, तो प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में जो उपकरण की सफाई करते हैं वो इसी एथिल अल्कोहल से ही करते हैं। सुगंधित पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में प्रयोग करते हैं। रासायनिक विलायक के रूप में, जैसे पेंट हो गया, वर्निश हो गया, दवाइयाँ हो गया, उन सबों में भी इसका यूज़ करते हैं। थर्मामीटर और लैब प्रयोग में भी यूज़ करते हैं। अब लैब प्रयोग, आपने स्प्रिट लैंप देखा होगा, तो उस स्प्रिट लैंप में स्प्रिट डाला जाता है। स्प्रिट मतलब क्या, यही एथिल अल्कोहल ही पाया जाता है उसमें। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड या इसी को बोलेंगे एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब एसिटिक अम्ल क्या है, देखिए एसिटिक अम्ल में आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बात करें इसके अणुसूत्र की, तो अणुसूत्र आप यहाँ पे देखिए CH3COOH होता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब क्या, COO, ठीक है। अणुभार 60 है। अब संरचना सूत्र इसका बनाते हैं। अब इसका संरचना सूत्र हम कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे C, फिर आपको यहाँ पे एक C दिख रहा है, 2 कार्बन दिख रहे हैं। अब हाइड्रोजन लेकिन जो है वो पहले वाले ही H, मतलब पहले ही कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है 3, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये CH3 बन गया। अब एक C बचा और OH बचा, ठीक है, C और OOH। तो यहाँ पे हमने OH लगा दिया, और अगर एक ऑक्सीजन लगाएंगे तो ये देखिए इनका, ये क्या है, ये असंतृप्त हैं। तो इनके पास क्या चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। क्योंकि कार्बन की, मैंने पहले बताया था, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर 3 ही इनके पास, देखिएगा 3 ही बंध दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब उसको चाहे आप ऊपर लगाए, चाहे इसको आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी संरचना सूत्र। तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो सांद्र एसिटिक अम्ल का अगर बात करें पृथक्करण सबसे पहले किसने किया था, स्टाहल ने किया था सन 1700 में, ठीक है। किसने किया था, स्टाहल ने किया था 1700 में, ठीक है। फिर 1845 में एक साइंटिस्ट आए, कोल्बे। कौन आए, कोल्बे। इन्होंने क्या किया, वानस्पतिक तत्वों से संश्लेषित किया इस एसिटिक अम्ल को। वानस्पतिक तत्व समझ ही रहे हैं, जितने भी वनस्पतिक पदार्थ है, जैसे पेड़ पौधे हैं। फिर एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है। तो सिरका आप अपने घरों में देखे होंगे, तो आप ये सोचिए कि सिरका एसिटिक अम्ल है, तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा। सिरका एसिटिक अम्ल नहीं होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल से सिरका बनाया जाता है। देखिए जो सिरका बनाते हैं उसमें एसिटिक अम्ल की मान लीजिए अगर 5-6 बूंदे होंगी, तो कम से कम आपका 90 से ऊपर बूंदे आपके जल होंगे, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा ही एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, आप डायरेक्ट एसिटिक अम्ल नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये मुख्य अवयव होता है सिरके का एसिटिक अम्ल, इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, सिरके का अम्ल। इसी की उपस्थिति के कारण सिरके का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, और अल्प मात्रा में या पसीने में भी उपस्थित होता है। पसीने में भी देखिएगा, अगर कभी मुंह में चला गया होगा तो देख सकते हैं, थोड़ा सा नमकीन खट्टा सा लगता है, तो उसमें भी आप देखेंगे एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो अब चलते हैं इनका निर्माण करने। वैसे बुक में आपके निर्माण करना नहीं दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको मैंने आगे ही पढ़ाया है। इसको पहले जब मैंने ऑक्सीकरण पढ़ाया था उस अभिक्रिया में इसका मैंने मेथड बताया, लेकिन चलिए फिर से एक बार बताते हैं। तो बात करें इनके निर्माण विधि की, तो हम क्या ले लेंगे, एथिल अल्कोहल C2H5OH। और देखिए जब भी हम KMnO4 मतलब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या आपका अम्लीय क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करेंगे, तो जैसे ही जब इनको हम गर्म करते हैं तो ये एक नवजात ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं KMnO4, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक नवजात ऑक्सीजन देगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे आकर जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH3CHO, ठीक है। CH3CHO का मतलब एसिटैल्डिहाइड, इसका क्या नाम हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड बन जाएगा।
अब ये जो एसिटाल्डिहाइड है और क्या बन जाएगा, प्लस जल निकल जाएगा। अब ये जो जल निकलेगा, अब फिर देखिए, अब ये एसिटाल्डिहाइड को हम फिर से लेंगे। अब जो ये KMnO4 आपको पहले जो दिख रहा है, ये कैसा है, क्षारीय है, इसको जरूर लिख दीजिएगा। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब इस एसिटाल्डिहाइड को CH3CHO, ठीक है, फिर से इसको KMnO4 के उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। KMnO4 जब गर्म करेंगे तो क्या देगा, फिर से नवजात ऑक्सीजन देगा, ये फिर से आके जुड़ जाएगा इससे। इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, तो फिर से क्या बना लेगा, CH3COOH, ठीक है। यही हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल, या इसी को बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। तो ये हो गया इसके निर्माण की विधि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब इसके भौतिक गुण देखते हैं, ठीक है। भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण कैसा होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। अभी मैंने बताया ये सिरके का अम्ल है, तो ये क्या है, स्वाद में खट्टा ही होगा। सिरका तो आपने चखा होगा, एसिटिक अम्ल भले ना खाए हो। यह रंगहीन होता है, इसका भी कलर कैसा होता है, रंगहीन होता है, कलर नहीं होता है। सिरके जैसे तीव्र गंध वाला होता है। यह जल में विलेय होता है, यह जल से भारी होता है, और इसका क्वथनांक कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया इसके भौतिक गुण। अब मेन है इसका रासायनिक गुण, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो सबसे पहले हम करवाते हैं कार्बोनेट के साथ, ठीक है। किसका, CH3COOH का, मतलब एसिटिक एसिड का हम रिएक्शन करवाएंगे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट है पहले, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लेते हैं। और जब हम इनका आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो अब क्या क्या बनता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बनेगा, एसीटेट लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और गैस मुक्त होगी, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं रिएक्शन। तो एसीटेट लवण मतलब देखिए CH3COOH को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये बनेगा और H+ आयन बनेगा, ठीक है। मतलब ये एसीटेट आयन हो गया और हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो अब इस एसीटेट के साथ जुड़ेगा कौन, सोडियम आयन। तो जब सोडियम जुड़ेगा, क्योंकि सोडियम प्लस है, प्लस चार्ज और ये माइनस है, तो जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम एसीटेट बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके आगे प्लस करके जुड़ जाएगा सोडियम, तो ये बन क्या जाएगा, CH3COONA प्लस। अब देखिए और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, लवण बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और क्या बना लेगा, जल बना लेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके रिएक्शन को बस बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2। तो अब देखिए, अब ये क्या है, आपका एसिटिक एसिड है, इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट है ये, इसका नाम आप जान ही रहे होंगे, इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है आपका, सोडियम एसीटेट, यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं इसका, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सबसे पहले किससे अभिक्रिया करवाए हैं, कार्बोनेट के साथ। अब किसके साथ करवाना है, बाइकार्बोनेट के साथ। तो चलिए अब इसका रिएक्शन करवाते हैं बाइकार्बोनेट से। तो जब हम बाइकार्बोनेट से करवाएंगे तो फिर से लेते हैं CH3COOH, ठीक है, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ले लेंगे NaHCO3
और इनका कराएंगे अभिक्रिया। तो सेम इसमें भी सोडियम एसीटेट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो बन जाएगा CH3COO प्लस CO2 और जल। इसमें तो कुछ बैलेंस नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस ही है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, अम्लीय गुण। अब देखिए अम्लीय गुण कब ये शो करेगा। अम्लीय गुण का मतलब होता है कि कोई भी जो भी यौगिक हैं अगर वो H+ आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन देंगे, तो वो कैसे हैं, वो अम्लीय गुण शो करते हैं, मतलब अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखिए जल में जो एसिटिक अम्ल है आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, जिस कारण यह क्या करेगा, नीले लिटमस विलयन को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये तो आप जान ही रहे हैं, ये अम्ल के लक्षण हैं। मैंने आपको अम्ल, क्षार, लवण सब पढ़ाया है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर CH3COOH है, इसको हम जब जल में विलय करेंगे तो वो क्या देगा, CH3COO आयन देगा और प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा गुण, अम्लीय गुण हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा है इसका लास्ट, एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण क्या है, तब देखिए जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। तो ये जो एथिल एसीटेट है उसी को ही हम बोलते हैं एस्टर, और इस प्रक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। तो हम क्या क्या लेंगे, सबसे पहले एथिल एल्कोहल और एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ले लेते हैं, मतलब एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH और ले लेंगे C2H5OH और इनका रिएक्शन करवाएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब यहाँ पे H2SO4 ले लेंगे। कैसा रहेगा, सांद्र रहेगा। सांद्र यहाँ लिख लीजिएगा, फिर से लिख दे रहे हैं, C2H5OH। कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र, H2SO4। ठीक है, तो अब जब हम इनका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका, सबसे पहले एथिल एसीटेट बनेगा। ठीक है, तो अब एथिल एसीटेट जब हम लेंगे, अब यहाँ पे एथिल एसीटेट कैसे बनेगा, अब देखिए यहाँ पर पहले हम जल निकाल देंगे। जब जल निकाल देंगे वैसे ही आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए OH दिख रहा है और यहाँ पे H आपको दिख रहा होगा। वाटर निकाल दिए, H2O बचा क्या, CH3COO C2H5। ठीक है, तो हम लिख देंगे CH3COOH प्लस, यहाँ पे पहले C2H5 इसको पूरा कर दें, C2H5। एक मिनट, यहाँ पे फिर से H मैंने लिख दिया। देखिए क्या बच रहा है, CH3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यही जो बन रहा है आपका ये वाला पार्ट, इसको क्या नाम दे देंगे, इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट। इसको क्या बोलेंगे, एथिल एसीटेट। और यही जो एथिल एसीटेट है इसी को बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर। तो एस्टर बन रहा है इसलिए इस प्रक्रिया को बोल देते हैं एस्टरीकरण। तो ये हो गया इसका पूरा केमिकल रिएक्शन, किसका, एसिटिक। तो आगे चलते हैं, अब इसका उपयोग देखते हैं क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले खाद्य उद्योगों में इसका उपयोग होता है, किसमें, सिरका बनाने में। तो यह सिरके का मुख्य घटक है। ठीक है, लगभग 4 to 8% इसमें यूज किया जाता है। यह भोजन को खराब होने से बचाता है, क्योंकि मैंने बताया था
क्या अभी एसिटिक एसिड जो होता है हम बहुत कम अमाउंट में यूज़ करते हैं। मान लीजिए 4 से 8% अगर आपका सिरका है तो उसमें आपका मोस्टली 92 या 90% क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, औद्योगिक उपयोग में उसमें देखेंगे तो क्या होगा, पॉलिएस्टर हो गया सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक, रेजिन, रंग के निर्माण में। चिकित्सा में देखेंगे तो कान के ड्रॉप्स के संक्रमण को दूर करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और एंटीसेप्टिक लोशन कान के ड्रॉप्स के संक्रमण को दूर करने में, जो कान में जो आपके इन्फेक्शन होते हैं तो उसका ड्रॉप्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिससे उसका संक्रमण दूर कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक लोशन और डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरा में नेक्स्ट है कृषि के उपयोग में, तो खरपतवार नाशक, मतलब ये एक तरह से हर्बिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है। जैविक खेती में भी इसका उपयोग जो करते हैं कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक है साबुन तथा अपमार्जक। साबुन क्या है, साबुन आप जान ही रहे होंगे साबुन क्या है, आप रोज अपने डेली लाइफ में इसका उपयोग करते हैं। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो साबुन होता है ये उच्च अणुभार वाला होता है। जो इसमें कार्बन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, उच्च अणुभार वाले। उच्च अणुभार वाले मतलब इसमें क्या हो सकता है कार्बन की संख्या 17, 15, 18, मतलब वो घटती, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये इनकी जो उच्च अणुभार वाले ये क्या होते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो होते हैं वही साबुन कहलाते हैं। क्या है कि जो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों, तो जो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ा जाता है वो सिर्फ एक रहेगा। कार्बोक्सिलिक मतलब COO, वो सिंगल होगा, अकेला होगा। लेकिन जो और क्या रहेंगे, पोटेशियम तथा सोडियम के लवण जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, साबुन कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाते हैं। मतलब साबुन क्या है, ये पोटेशियम, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है बस ये जान लीजिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जैसे वसा का यूज़ करते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं, चाहे मतलब जो ये इसमें पामेट का उपयोग करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, डिटर्जेंट बनाने में इसमें हम पेट्रोलियम ऑयल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि इसमें क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके अमोनियम या सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। अब साबुन का निर्माण, अब कैसे हम साबुन बनाएंगे। अब आप लोग चाहिएगा तो अपने घर में साबुन बनाना सीख लीजिएगा यहीं से। ठीक है, तो साबुन कैसे बनेगा, तो इसमें क्या करेंगे, वसा अम्लों के ग्लिसराइड्स लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल एस्टरों को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तब साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, साबुनीकरण। मतलब साबुन बनाने की प्रक्रिया है, इसलिए साबुनीकरण मतलब सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो अब चलिए इसका रिएक्शन लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं किसका, ग्लिसराइड्स एस्टर का। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका CH2COO C17H35। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा, आप 2-3 बार लिखेंगे तो ये आपको जरूर याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, CH2COO C17H35। तो CH2COO C17H35, फिर CHCOO C17H35। देखिए एक याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, बस इसमें यहाँ पे CH2 है, फिर CH होगा, फिर CH2 होगा। तो फिर लिख देंगे CH2COO C17H35। ठीक है, तो अब इनका क्या करेंगे, किससे करवाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो इसको किसके साथ करेंगे गर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो ये बनेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये रिएक्शन टूटते हैं, मतलब इसको करिएगा मत, बस मैं बता रही हूँ, यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक करिएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे तो एक सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे, तो ये OH आके इनके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन क्या जाएंगे, तो ये बनेंगे CH2
OH, फिर CH OH CH2OH, इसी को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। अब बच क्या रहा है? देखिए सोडियम बच रहा है, C17H35 COO बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम फिर आगे लिख देंगे और ये जो बच रहा है यही हमारा साबुन है। तो लिख देंगे प्लस क्या हो जाएगा, C17H35, इसको ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, जगह कमी हो गई है, थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे कर दे रहे हैं प्लस क्या बचेगा, C17H35 COONA। ठीक है, यही हमारा देखिए साबुन बन गया। क्या हो गया, C17H35, उसके बाद COO बच रहा था और यहाँ का ये सोडियम आयन। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को बोलेंगे सोप। सोप लिखिए या साबुन लिखिए। ठीक है, अब इसको कर देंगे बैलेंस। अब देखिए यहाँ पर ये जो सोडियम आयन है, यहाँ पर क्या, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड पहले आयन को देखिएगा 3 बार यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3। अब जब ये 3 हुआ है तो उधर भी 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर देंगे 3। ठीक है, तो ये हो गया, और क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये 3 स्टेप में है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। तो ये क्या है, साबुन तथा अपमार्जक। आप चाहे मतलब किसका निर्माण है, लेकिन ये साबुन की निर्माण विधि है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर ग्लिसराइड के एस्टर को क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम गर्म करेंगे तो बनेगा ग्लिसरॉल प्लस सोप, और यही साबुन जो बन रहा है इसी को बोलते हैं सैपनिफिकेशन या साबुनीकरण। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं साबुन के अणु की संरचना कैसी होती है। तो देखिए इसमें 2 तरह के उसके स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है, एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जल घृणक, मतलब जो जल से नफरत करे, जो जल की तरफ ना जाए, जल से दूर भागे, उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जो तेल, ग्रीस जैसे अशुद्ध पदार्थों से क्या होती है, आकर्षित होती है। पानी से दूर भागेगा, लेकिन तेल हुआ, ग्रीस हुआ, इन सबों से क्या होगी, आकर्षित होगी। तो ये किसकी तरफ जाएगी, इसे समझ लीजिएगा, ये किसकी तरफ होगी, मैल की तरफ होगी। ठीक है, फिर है हाइड्रोफिलिक। ये क्या होते हैं, जल स्नेही, मतलब वो जल की तरफ जाएंगे, जल के संपर्क में रहेंगे। तो यह क्या होंगे, ध्रुवीय सिरा होता है जो जल से आकर्षित होता है। कैसे होता है, चलिए इसको हम दिखाते हैं कि जो साबुन की क्रिया से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 सिरा है, एक यहाँ है और एक इसका ये लार्ज श्रृंखला वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। तो ये जो है ये जल की तरफ होंगे, और ये टेल जो है इनका, जो लार्ज सिरा है, जो लार्ज आपको चैन दिख रही है, वो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वसा है, तेल की बूंद है, कोई भी गंदगी है, तो वो उसकी तरफ होंगे। तो ये इसको पकड़ लेंगे और फिर क्या होंगे, ये पकड़ेंगे और ये जल की तरफ होगा, तो इसको साफ कर देगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, साबुन कैसे काम करता है, साबुन चाहे डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं। तो अगर साबुन पूछ लिया तो साबुन का यूज कर लेंगे, यहाँ पर डिटर्जेंट बोला तो हाँ इसकी जगह पे डिटर्जेंट लिख देंगे। तो क्या होगा, जब साबुन की एक निश्चित मात्रा, साबुन की अपमार्जक की निश्चित मात्रा क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे, तो क्या होगा, किसी तैलीय पदार्थ के साथ यह मिलती है, तब हाइड्रोफोबिक सिरा तेल के कणों से जुड़ जाता है। देखिए यही ना है हाइड्रोफोबिक सिरा, ये किससे जुड़ रहा है, तेल की बूंदों से जुड़ जाता है। अब तेल की बूंद हुआ, चाहे गंदगी हुई, मैल हुआ, कुछ भी हुआ, उसके कणों से क्या होगा, जुड़ जाता है। जबकि हाइड्रोफिलिक सिरा जल में रहता है। ये वाला सिरा, ये हाइड्रोफिलिक सिरा है, ये कहाँ रहेगा, जल में रहेगा। कई साबुन अणु मिलकर एक गोलाकार संरचना मिलाते हैं, क्योंकि देखिए मतलब संरचना बनाते हैं। अब ये तो है नहीं कि आप एकदम से एक ही साबुन का कण या एक ही अपमार्जक का कण डालेंगे, आप तो डालेंगे तो उसमें ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही कई सारे साबुन के कण क्या होंगे, मिलेंगे और एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, जैसे इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। अब ये संरचना बनाएंगे तो उनको क्या करेंगे, पूरा अच्छे से साफ करके ही निकलेंगे।
तो जिससे क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। कभी कभी देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मिसेल क्या होता है, तो मिसेल याद रखिएगा कि इसमें हाइड्रोफोबिक सिरा तेल की बूंद की तरफ होगा और हाइड्रोफिलिक सिरा जो होता है वो पानी की तरफ होगा। फिर जब बहुत सारे हम साबुन के कण लेंगे तो क्या करेंगे, एक गोलाकार देखिए ये संरचना बना ले रहे हैं और इसी संरचना को ही हम बोलते हैं मिसेल। ठीक है, ये मिसेल तेल या ग्रीस को चारों ओर से घेर लेते हैं और उस जल में घुलने योग्य बना देते हैं, जिससे सफाई संभव होती है। तो ये होता है आपका मिसेल। ठीक है, तो आई होप आपको मिसेल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिसेल किसे कहते हैं और सफाई कैसे होती है। अब मार्जक के उपयोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जान ही रहे हैं कपड़े धोने में उपयोग होता है अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। ठीक है, तो क्या होते हैं ये विशेषकर कठोर जल में उपयोग होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं साबुन की तरह स्कम नहीं बनाते हैं। साबुन क्या होता है थोड़ा सा स्लिपरी टाइप का होता है, फिसलन, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से आप देखिएगा साबुन उतना अच्छे से मैल नहीं साफ करता है जितना अच्छा आपका अपमार्जक करेगा। ठीक है, बर्तन साफ करने में तो इसमें लिक्विड या पाउडर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फर्श, दीवार व अन्य सतहों की सफाई में मतलब बहुउद्देशीय क्लीनर के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। कार, वाहन साफ करने में, उद्योगों में करते हैं। पानी में घुलनशील मशीनों की सफाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो पानी में घुलनशील होते हैं तो उनका हम पानी में अगर करेंगे तो घुल जाएंगे ना, तो इसीलिए क्या करेंगे इस अपमार्जक में उसका साफ सफाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका साबुन तथा अपमार्जक क्या पूरा टॉपिक खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।